तो दोस्तों मैं डॉक्टर जॉनमिल आज आप लोगों को बताऊंगा अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कब अमीनोग्लाइकोसाइड्स को दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, तो इसके अंदर अमीकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, केनामाइसिन, जितने भी मेडिसिन के अंत में लास्ट में एंड में माइसिन आता है दोस्तों, वो सारी दवाइयाँ अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की होती है। अगर बात करें इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन की, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स की सारी मेडिसिन जो पेनिट्रल रूट से दी जाती है, ओनली आईवी दी जाती है, आईएम दी जाती है, ओरल फार्मूला में नहीं आती, ओरल इन्हें नहीं दी जाती, ओनली आईवी और आईएम रूप में फॉर्म में इन्हें यूज़ किया जाता है, ओरल फॉर्म में ये नहीं आती। अगर बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड्स के कवरेज की, क्या क्या कवर करती है, तो दोस्तों अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की जो मेडिसिन होती है ये ओनली ग्राम नेगेटिव कवरेज करती है। यस, ओनली ग्राम नेगेटिव कवरेज करती है अमीनोग्लाइकोसाइड, ग्राम पॉजिटिव कवरेज बिल्कुल नहीं है इनका। अगर सेकंड बात करें हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स के कवरेज की, तो ग्राम नेगेटिव में भी एरोबेस जो कवरेज का बहुत अच्छा है। एरोबेस कवरेज में अमीनोग्लाइकोसाइड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। एरोबेस में भी जैसे कि पेशेंट को अगर किसी को इकोलाई का इन्फेक्शन है, प्रोटोस का इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट को क्लेप्सिला का इन्फेक्शन है, तो इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड्स मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर बात करें हम स्यूडोमोनास के जितने भी जटिल इन्फेक्शन है, स्यूडोमोनास के सारे इन्फेक्शन में अमीनोग्लाइकोसाइड्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स में अमीकासिन जो इंजेक्शन है उसका एक सेकंड लाइन एटीटी में भी यूज़ किया जाता है, एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम में भी इसे हम यूज़ करते हैं। अगर बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिक कवरेज की, तो इसका ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिक कवरेज बिल्कुल नहीं है, ये ओनली ग्राम नेगेटिव कवरेज करती है और क्लेप्सिला, प्रोटोस और हमारा इकोलाई के इन्फेक्शन को कवर करती है। जटिल स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में हम इसे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड के यूजेस की, कहाँ कहाँ इसे देना है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है, तो दोस्तों जितने भी स्किन के इन्फेक्शन, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, सब में अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ किया जाता है। जितने भी इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, जितने भी पेट के अंदर के इन्फेक्शन है, जैसे कि पेशेंट को अगर लीवर एब्सेस है, पेशेंट को अगर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है, पेशेंट को कोई भी आंतों की बीमारी है, उसके अंदर अमीनोग्लाइकोसाइड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड्स का जो मेन वर्क है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर है, और ग्राम नेगेटिव में भी एरोबेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एरोबेस ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन कराते हैं, और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के अंदर अमीनोग्लाइकोसाइड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद मेनिंजाइटिस जो इन्फेक्शन होता है, ब्रेन का जो इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद जो वीपी सेंट के इन्फेक्शन होते हैं, वीपी सेंट क्या होता है कि ब्रेन के अंदर पानी भर जाता है, तो उस पानी को हम हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं। उस पानी को ड्रेन करने के लिए एक सेंट डाला जाता है जिसे हम वीपी सेंट बोलते हैं। वीपी सेंट का अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, उसके कारण पेशेंट के ब्रेन में इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसमें भी अमीनोग्लाइकोसाइड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, अगर किसी पेशेंट को पेशाब की थैली का कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर भी अमीनोग्लाइकोसाइड का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसमें हम अमीकासिन इंजेक्शन या फिर जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगर बात करें हम इसके और इन्फेक्शन की, कौन कौन से इन्फेक्शन में अमीनोग्लाइकोसाइड दे सकते हैं, तो दोस्तों जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है, जैसे कि हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर पेशेंट को हम एज अ सेकंड लाइन एटीटी के रूप में भी इसे यूज़ करते हैं, जो हमारा HRJD रेजिम है उसके अंदर भी हम अमीकासिन का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है अमीनोग्लाइकोसाइड, उसमें यूज़ करते हैं। अगर बात करें हम इसके साइड इफेक्ट की दोस्तों, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो मेडिसिन होती है इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा जब भी आप अमीनोग्लाइकोसाइड यूज़ करें तो हमेशा लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी वाली मेडिसिन यूज़ करें। अगर बात करें कौन कौन सी दवाई का कितना और उसका नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, तो दोस्तों जो हमारा नियोमाइसिन है ये इसका नियोमाइसिन का मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन है ये, इसलिए इसका कभी भी आईवी या आईएम हम यूज़ नहीं करते। इसका हमेशा टॉपिकल आता है नियोमाइसिन का। नियोमाइसिन का स्किन डिजीज़ जो होती है, स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम इसे टॉपिकली अप्लाई करते हैं नियोमाइसिन को। आईएम इसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। अगर इसे हम आईएम का यूज़ करेंगे तो इससे पेशेंट की किडनी डैमेज हो सकती है। अगर बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट है टोब्रामाइसिन और जेंटामाइसिन, ये इससे थोड़ा कम नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, और इनसे भी कम हमारी अमीकासिन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, इसलिए ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं अमीकासिन हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर इससे भी बहुत ज़्यादा कम किसी की नेफ्रोटॉक्सिसिटी है तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की। जी हाँ, तो इस तरह से हम इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखते हैं। नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन की बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, उससे भी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो नियोमाइसिन की है। सबसे कम अगर माने तो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की है, और उससे थोड़ी ज़्यादा है अमीकासिन। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अमीकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। अमीकासिन को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन उसमें यूज़ किया जाता है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें, अगर किसी पेशेंट को HRJD रेजिम में अगर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हम देते हैं, उसमें पेशेंट को जो दवाई दी जाती है अमीनोग्लाइकोसाइड में अमीकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो उसमें हम स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन मोस्ट लीस्ट
लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिटी है इसकी, बहुत कम नेफ्रोटॉक्सिटी है इसकी। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके नेफ्रोटॉक्सिटी देखते हैं। अगर बात करें किस तरह की ये नेफ्रोटॉक्सिटी कराता है दोस्तों, अमीकासिन बहुत ज़्यादा समय तक लेने से इससे क्या होता है, AKI हो जाता है। AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, हम अमीनोग्लाइकोसाइड यूज़ करते हैं बहुत लंबे समय तक, जिसके कारण किडनी डैमेज होने लगती है। उसमें क्या होता है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट का जो इनपुट आउटपुट डिक्रीज हो सकता है, पेशेंट को बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट इससे हो सकते हैं, तो जो कि मोस्ट केसेस में रिवर्सिबल होते हैं। जो अमीनोग्लाइकोसाइड से अमीकासिन हमने वगैरह कुछ पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, तो उससे जो अगर पेशेंट को AKI हुआ है, एक्यूट रीनल फेलियर में गया है, तो वो रिवर्सिबल कंडीशन हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अगर किसी पेशेंट को आप अमीनोग्लाइकोसाइड चला रहे हैं, तो उसमें आपको पेशेंट का इनपुट आउटपुट की मॉनिटरिंग करना है, पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाते रहना है, पेशेंट का आपको यूरिया क्रेट करवाते रहना है। अगर आप लंबे समय तक पेशेंट को अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीकासिन, जेंटामाइसिन अगर पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर बात करें हाउ टू सिलेक्ट लेस नेफ्रोटॉक्सिक अमीनोग्लाइकोसाइड, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए क्राइटेरिया होता है, जैसे कि सिलेक्ट लिस्ट अमीनोग्लाइकोसाइड चूजिंग एक्सटेंडेड इंटरवल डोज। जी हाँ, अगर आप किसी पेशेंट को अमीनोग्लाइकोसाइड दे रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको डोंट गिव डबल अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं देना है। जैसे कि अगर आपने किसी पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कवर करने के लिए वेनकोमाइसिन दे दिया और ग्राम नेगेटिव कवर करने के लिए आपने पेशेंट को अमीकासिन दे दिया, तो दोनों की नेफ्रोटॉक्सिटी है, दोनों पेशेंट को आप एक साथ दे देंगे तो उसमें पेशेंट की किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है, पेशेंट की आप किडनी खराब करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी पेशेंट को डबल अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं देना है, अमीकासिन और वेनकोमाइसिन आपको साथ में नहीं देना है। आपको वेनकोमाइसिन की जगह और कुछ आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अमीकासिन और वेनकोमाइसिन आपको साथ में नहीं देना है। अगर बात करें इसके डोज की, तो रखना है कि पेशेंट को जब भी आप अमीनोग्लाइकोसाइड दें तो उसे एडवांस एक्सटेंडेड इंटरवल डोज में दें। जैसे कि नॉर्मली जो हम अमीनोग्लाइकोसाइड पेशेंट को देते हैं वो 500 mg BD या TDS देते हैं, तो आपको याद रखना आपको अमीकासिन उससे 750 mg OD में दे देना है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट का आपको एक्सटेंडेड डोज हो जाएगा। अमीनोग्लाइकोसाइड का जो हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, आपने अमीकासिन पेशेंट को आज लगाया तो उसकी बॉडी के अंदर 2 दिन तक वो काम करेगा, तो आप उसे एक्सटेंडेड डोज में दें। 500 mg BD की जगह आप उसके 750 mg OD में चला दें, तो उसमें पेशेंट को आपको पास डबल आना भी नहीं पड़ेगा और पेशेंट को एक बार अमीनोग्लाइकोसाइड का इंजेक्शन देंगे, अमीकासिन देंगे और उसकी बॉडी में 2 दिन तक काम करेगा वो। तो पेशेंट को आप नेक्स्ट डे बुला के फिर लगा सकते हैं। BD में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से देंगे तो पेशेंट की जो किडनी इंजरी है वो लेस किडनी इंजरी होगी, पेशेंट को उससे नेफ्रोटॉक्सिटी होने के चांसेस भी नहीं है, पेशेंट को उससे AKI भी नहीं होगा। अगर बात करें इसके ओटोटॉक्सिसिटी की, दोस्तों ओटोटॉक्सिसिटी ये कुछ इस तरह कराता है, ये कोक्लियर और वेस्टिबुलर पार्ट में पेशेंट के इफेक्ट करता है। अगर पेशेंट के इसने कोक्लियर पार्ट को इफेक्ट किया तो पेशेंट को हीरिंग में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को सुनाई देने में दिक्कत होगी। अगर इसने पेशेंट के वेस्टिबुलर पार्ट को इफेक्ट किया तो पेशेंट का टिनेटस होगा, पेशेंट को वर्टाइगो होगा, पेशेंट बैलेंस नहीं बना पाएगा, इस तरह से प्रॉब्लम होगी। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड है ये कोक्लियर और वेस्टिबुलर पार्ट को अफेक्ट करता है, जिससे पेशेंट को हीरिंग लॉस हो सकती है, पेशेंट को सुनने में कमी हो सकती है। पेशेंट को अगर वेस्टिबुलर पार्ट में इफेक्ट किया तो पेशेंट को चलने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को टिनेटस हो सकता है, पेशेंट को वर्टाइगो हो सकते हैं, पेशेंट को बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड के डोजेस की, तो दोस्तों जो इंजेक्शन अमीकासिन होता है इसका कन्वेंशनल डोज होता है हमारा 5 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से होता है। इससे हम इस डोज के हिसाब से पेशेंट को 8 आवर्ली दे सकते हैं, जिसे हम बढ़ाकर 7.5 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से 12 mg तक दे सकते हैं। लेकिन इसका हाई डोज अगर बात करें, हाई डोज एक्सटेंडेड डोज की अगर बात करें तो इसका एक्सटेंड डोज हम 15 से 20 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। आपको एक्सटेंडेड डोज बॉडी में पेशेंट को एक ही बार देना है, उससे आप BD या TDS के डोज में नहीं देना है, जिसे हम हाई एक्सटेंडेड डोज बोलते हैं। कन्वेंशनल डोज इसका 5 से 7.5 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम इसे देते हैं। अगर बात करें इंजेक्शन जेंटामाइसिन के डोज की, तो दोस्तों जेंटामाइसिन का कन्वेंशनल डोज होता है 3 to 5 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से, इसका एक कन्वेंशनल डोज है। अगर इसके हम हाई डोज की बात करें तो हाई डोज में से हम 5 to 7 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। इससे आप दिन में एक ही बार देना है। अगर आप कन्वेंशनल डोज देंगे तो उसे आप TDS में देंगे। अगर वही हम बात करें इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन के डोज की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम IV और IM दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डोज है कन्वेंशनल डोज 15 to 13 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम 1 to 2 ग्राम पर डे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड के ऊपर लेक्चर हुआ। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।